आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर स्टूडेंट के साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जिसमें हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। फिर क्या असल मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था को क्या पीछे छोड़ सकता है? विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चीन, पहले पे कौन है? अमेरिका। ऐसे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसने अभी हाल ही के दिनों में 5वें स्तर पर स्थापित हुई है, तो क्या वह चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है? अब अगर हमको चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ना है तो इसके लिए हमको और आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो देश की युवा पीढ़ी है, जो नई जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है चीन जो है वो विकसित होने से पहले बूढ़ा होगा। चूंकि जो भारत है उसके पास बहुत बड़ी आबादी किसकी है? ये कि युवा वर्ग की है। अब देश की कमान युवा वर्ग के हाथों में आने वाली है। अगर देश को चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पीछे छोड़ना है तो युवा वर्ग को ही कुछ करना होगा। यूपीएससी कर रहे हो करो, यूपीपीएससी कर रहे हो करो, कुल मिला के हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्किल को हम अभी नहीं डेवलप कर पाएंगे तो फिर तो कभी कर ही नहीं सकते। ये अभी टाइम ऐसा होता है। अभी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम है। क्यों टाइम है पता है? क्योंकि आपने सॉरी इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है। इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास घर पे कोई काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है घर पे कि हाँ आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप फ्री होते हैं। जब फ्री हैं तो क्या करें? जब फ्री हैं तो करें क्या? ग्रेजुएशन हो चुका है, फिर कहा कि चलिए ठीक है, अब कोई तो इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल में चला गया, कोई कह रहा ठीक है हम यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी में आप आ गए। अब यूपीएससी में आ गए क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई काम नहीं था, इसलिए आप आ गए यूपीएससी में। सोचा उसी को ट्राई करते हैं, उसमें तैयारी करेंगे। तैयारी कर रहे हैं, बात अच्छी है, लेकिन जो ऐसा ऐसी तैयारी नहीं करना है कि अभी कोई काम नहीं है इसलिए इसको कर रहे हैं, कल को कोई काम हो गएगा तो छोड़ देंगे। मैक्सिमम ऐसा होता है। वो काम कौन सा होता है? लोगों की देखो तैयारी कर रहे हैं, कल को कोई विशेष काम आ गया, शादी फिक्स हो गई, क्या है? तैयारी साइड में, मेन तैयारी क्या हो गई अब? विवाह। तो मतलब कहने का आशय यह है कि जो तैयारी है जो आप कर रहे हैं उसको ही मुख्य लक्ष्य बनाइए, बाकी चीजों को सेकेंडरी। अगर इसको मुख्य लक्ष्य बनाएंगे, बाकी चीजों को सेकंड पे रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो सबसे बड़ा आपका लक्ष्य है वही होगा। बाकी चीजें फिर आपके लिए साइड में हो जाएंगी। अगर आप उस बाकी चीजों को साइड में नहीं करते हैं तो वो जो साइड वाली चीजें हैं वो आने वाले समय में आपके ऊपर जिम्मेदारियां ला देंगी। जब जिम्मेदारियां ला देंगी तो आप जो जिस फील्ड में अभी हैं उससे निकल के किधर चले जाएंगे? साइड में चले जाएंगे। वो जो बाकी के काम हैं जो कल तक आपके पास नहीं थे, जो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास नहीं था, अब वो काम आने वाले हैं। क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो आप इस रास्ते से भटक के पहुंच जाएंगे उस रास्ते पे। इसलिए इस वाले लक्ष्य को मजबूत करना है, यहां पर मजबूती से खड़ा होना है। जो लक्ष्य है उसके बारे में मजबूती से सोचना है। जब उसके बारे में मजबूती से सोच सकोगे तभी जो दूसरी आने वाली समस्याएं हैं वो हर व्यक्ति के सामने आती हैं। जिम्मेदारी भी आएगी आपके सामने, जो समस्याएं हैं वो भी आने वाले समय में आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य पर अपने आप को अच्छे से केंद्रित कर रखा है तो वो समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी या वो साइड में हो जाएंगी। आप उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हमको आपको अपने अंदर एक कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है अगर हम चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो साहब रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट सर ये है कि आर एसबीआई ने अभी रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि जो भारत है वो 2029 तक विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कब तक साहब? 2029 तक। ये किसने बोला है? ये बोला है एसबीआई ने। दूसरी बात आप देखोगे कि जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि भारत 2031 तक विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कितनी? विश्व की सेकंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात बोली है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने। उधर किसने बोली थी? एसबीआई ने बोला था कि 2029 तक थर्ड बन जाएंगे, ये कह रहा है सेकंड बन जाएंगे। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका है। मींस कहने का कि क्या भारत, जो भारत है, क्या चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे पीछे छोड़ देगा?
क्या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? इस लेक्चर के माध्यम से हम इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे और एक एक सोच डेवलप करेंगे ऐसी, जिससे कि हम ये सोच सकें कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे देश की, जो चीन की इकोनॉमिक कंडीशन है, किन कंडीशनों में हम चीन को टैकल कर सकते हैं। हमारे अलावा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 तक भारत को एक विकसित, यहाँ पे विकसित है, विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कब तक? 2047 तक। अब देश को अगर विकसित बनाना है तो इस लक्ष्य के तहत हम लोगों को बहुत से कार्य करने पड़ेंगे, हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। ऐसे में आईएमएफ के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। जो हमारी इकोनॉमी है वो विश्व की जितनी भी इकोनॉमी है उन सब में सबसे तेजी से अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, बशर्ते आगे 25 वर्षों में, ठीक है ना, जो वृद्धि की औसत दर है वो 7 से लेके कितनी होनी चाहिए? 7, 7.5% हो। मतलब कहने का यह है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उसकी इकोनॉमी जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, बशर्ते है क्या कि जो इकोनॉमी की वृद्धि दर है वो 7 से लेके 7.5% रहे। अगर ऐसा होता है, 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है, तो हम, अभी चीन की इकोनॉमी कितनी है? चीन की इकोनॉमी देखोगे तो 17.7 ट्रिलियन डॉलर है। अभी भारत की कितनी है? तो 3.1 ट्रिलियन। कितनी है? 3.1 ट्रिलियन अभी भारत की इकोनॉमी है और हमको 1947 तक कहां पहुंचना है? 20 ट्रिलियन डॉलर तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये उम्मीद की जाएगी कि हम भी कहीं ना कहीं चीन के मोर्चे पर खड़े होने का प्रयास कर पाएंगे। आप देखो, दोनों ही देश, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, आपको पता है दोनों देशों ने लगभग एक ही समय में आजादी प्राप्त की। चीन को देखोगे 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने समर्पण कर दिया, चीन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। लेकिन 45 के बाद 4 सालों तक वहां पर संघर्ष चलता रहा। आपको पता है कि 1949 में वहां पर जो चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उस पार्टी की सरकार बनी, तो वहां से मुख्य रूप से चाइना जो है वो अस्तित्व में आना शुरू हुआ। हमको हमारे बारे में तो पता ही है, हम लोग कब बने हैं? 1947 में हमको आजादी मिली, तो लगभग एक ही साथ हम लोगों ने जीरो से शुरू किया, क्योंकि दोनों ही देश युद्ध और विदेशी शक्तियों के गुलाम रहे थे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में एक ही साथ हम लोगों ने जीरो से शुरुआत की। अब देखेंगे कि 1990 तक चीन और भारत की अर्थव्यवस्था तुलना में थोड़ी सी ही बड़ी थी। 1947 1949 2 वर्ष का अंतर था, जीरो से शुरू किया। 1990 तक आते आते जो चीन था और भारत था उसमें उसकी अर्थव्यवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं था, लगभग समान स्थिति पर दोनों बने हुए थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आज चीन की जो जीडीपी है वो भारत से 5.6 गुना अधिक है। कितनी अधिक है? 5.6 गुना अधिक है। जबकि 1990 मतलब कितना, 32 वर्ष पीछे भारत और चीन की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस नहीं था, बल्कि 1947 और 1949 में दोनों ने जीरो से शुरू किया। अभी जाके इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो ये चीन ला सकता है, इंडिया नहीं ला सकता? ला सकता है। कैसे लाएगा, बात करेंगे। कुछ दिन पहले आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% रहेगी। पहले यह अनुमान 7.4% था। तो आईएमएफ ने ये रिपोर्ट दी है, उसमें बताया है कि जो भारत की विकास दर है 2022 में वो 6.8% रहेगी। हालांकि ये अनुमान पहले जो लगाया जा रहा था वो 7.4% का था, अभी डाउन हुआ है। अभी देखो, आईएमएफ का यह भी कहना है कि 2023 में विकास दर और गिर सकती है, 2023 में और भी गिर सकती है। इससे 6.1% रहने का अनुमान है, मतलब 2022 में भी गिरेगी, 2023 में भी भारत की विकास दर गिर सकती है। ये किसने बोला है? आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें निकल के आया है भारत के विकास दर के बारे में। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तो बात हमने अभी आपको बताई है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो विश्व में सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो वह भारत की है। इन रिपोर्टों के बावजूद भारत में कई उद्योगपति, मंत्री और जो
आर्थिक विशेषज्ञ हैं ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक गति इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि ये चीन को पीछे छोड़ देगी। चीन इस समय अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मतलब जो विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी टाइप से अगर भारत आगे ग्रो करता रहा, जो भारत की विकास दर है वो सबसे अधिक तेज है, अगर इसी तेजी से भारत बढ़ता रहा तो आने वो समय दूर नहीं है जब भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ देगा। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि इस आशावाद की वजह क्या है? जो ये भारत के उद्योगपति लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, ऐसा क्यों मानते हैं? तो इस आशावाद की वजह ये है कि इसी साल मार्च के अंत तक आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस आशावाद की सबसे बड़ी वजह यह है। इसके अलावा जो भारतीय स्टेट बैंक है, उसके द्वारा एक रिसर्च पेपर में अनुमान लगाया गया कि भारत 2027 तक जर्मनी की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2029 तक दुनिया में जापान की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। ये बात किसने बताई है? आरबीआई की रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। एसबीआई की रिपोर्ट में ये बात निर्धारित की गई है कि 2027 और 2029 तक हम लोग जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब जो भारत है वह अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ सकता है, इसी दर से अगर बढ़ता रहा। तो अब मुद्दा ये बनता है, क्या भारत अगला चीन हो सकता है? क्या भारत के पास वो चीजें हैं? क्या भारत उस अवस्था में डेवलप हो रहा है कि हम आने वाले समय में चीन होंगे? हालांकि अमेरिका कहता है, पश्चिम के देश भारत को ऐसी आश दिए हैं कि भारत आने वाला चीन होगा, इतना डेवलप कर रहा है कि आने वाला चीन होगा। यहाँ पर देखो, अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके का कहना है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, व्यक्तिगत आर्थिक एवं नागरिक स्वतंत्रता, ये इंडेक्स जो होता है ये क्या बताता है? ये व्यक्तिगत आर्थिक एवं नागरिक स्वतंत्रता 165 देशों में भारत की 119वीं रैंक है। देखिए, जो स्टीव हैके हैं ये अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना है कि जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, जिसके अर्थात तो कानून के शासन पे बात कही जाती है, मतलब जो कानूनी शासन है, क्योंकि इनका मानना है, इनका नहीं मानना, जो ये रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जिस देश में कानून के शासन की सख्ती से कड़ाई नहीं की जाती है, वहां पर आर्थिक विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाते हैं। अब ये जो इंडेक्स है इसमें कुल 165 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 119 है। हालांकि ये रैंकिंग आप देखेंगे 2008 में कितनी थी? तो 89 हुआ करती थी। अभी लगातार गिरती जा रही, मतलब हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था के शासन है वो उसका जो रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे खराब है। ये बात किसके द्वारा बोली गई? ये बात बोली गई अमेरिकी अर्थशास्त्री के द्वारा। तो ये भारत के संदर्भ में ही बात नहीं है, ये बात अगर बोली गई तो भारत के संदर्भ में नहीं। भारत की स्थिति कितनी है? 165 में 119। अगर आप वर्तमान में चीन की स्थिति देखेंगे तो वो कितनी है? 150वीं रैंक पे है अभी। अगर आप 2008 में देखोगे तो 126वीं रैंक पे था चीन, मतलब चीन भी नीचे गिर रहा है, हम भी नीचे गिर रहे हैं। हमारी थी 89, हम पहुंच गए कितने पे? 119 पे। चीन की थी 126, हम पहुंच गया कितने पे? 150 पे। मतलब कि जो कानून का शासन होता है, जो कानून के तहत सख्ती से पालन कराया जाता है जनता को, जनता के द्वारा जो वहां पर व्यक्तिगत आर्थिक नागरिक स्वतंत्रताओं की बात की जाती है, अगर इस मोर्चे पर भारत 119वीं रैंक पे है तो चीन अभी कितने पे है? 150वीं रैंक पे है। ठीक है। इसके अलावा देखोगे, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी कितनी थी? 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी। तो वहीं चीन की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर थी। पीछे छोड़ना पड़ेगा इसको, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर चीन की अर्थव्यवस्था को यहीं पर रोक दिया जाए, देखो जो जीडीपी है 3.1 हो गया, 17.1 है, तो अभी जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, इनका नाम है विवेक देवराय। ये जो विवेक देवराय है, इनका कहना है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था को यहीं पे रोक दिया जाए और भारत जो 7 तथा 7.50 की प्रतिशत दर से ऐसे ही वृद्धि करता रहे, तो आने वाले 25 वर्षों में भारत की जीडीपी 20 ट्रिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 ट्रिलियन हो जाएगी।
मगर है क्या, इन्होंने किस आधार पे बताया, इसने कहा कि चीन को अगर अभी यहीं पे रोक दिया जाए तब ऐसा है, हालांकि रोक नहीं सकते, इनका अनुमान है, मतलब ऐसा हो तब भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। तो मतलब अब चीन भी ग्रो करेगा, हम तो ग्रो कर ही रहे हैं, हमको ग्रोथ कितनी चाहिए, 7.7 तथा 7.5 की प्रतिशत दर से वृद्धि करना है, तब हम 25 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। 20 ट्रिलियन, लेकिन बढ़ेगा तो चीन का भी बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई, जीडीपी की हालत ये है, चीन की हालत ये है। तो ऐसे में क्या ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अब हम चीन को पीछे छोड़ पाएंगे। तो आप दो बातें जानने को मिलेंगी। देखिए, पहली बात यह है कि जो चीन है वो बताया जा रहा है कि विकसित होने से पहले बूढ़ा हो रहा है, विकसित होने से पहले बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि जो भारत की मुख्य ताकत है वो क्या है, वो इसी में है। चीन विकसित होने से पहले बूढ़ा हो रहा है, मतलब आप देखोगे 2050 तक चीन चीन की जो 60% आबादी है वो निर्भर होगी किस पे, वो निर्भर होगी उन लोगों पर जो लोग उनको खाना दे रहे हैं, जो लोग उनको खाने पीने की वस्तुओं का भोग करने की शक्ति दे रहे हैं। हालांकि ये जो 60% आबादी होगी ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगी। बूढ़ा हो रहा से आशा ये है कि जो युवा आबादी है वो भारत में सबसे अधिक है, क्योंकि आप देखोगे 2050 तक जो चीन है वो कहाँ पहुंचेगा, 3.1 पे, भारत पहुंचेगा कितने पे, 4.7 बिलियन आबादी के आसपास में। चीन की हालत ये होगी, भारत की हालत ये होगी। यार एक कटवाना पड़ेगा। तो अगले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके अलावा भारत की मुख्य ताकत क्या है, तो देखो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अधिक एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के जो चीनी प्रोफेसर हैं राणा, उन्होंने कहा है कि भारत की जनसंख्या युवा है। भारत की जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि युवा है। देखिए क्या है, ये भारत के लिए बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है, तो बताया जा रहा है कि जो चीन है वो विकास के उस क्रम में पहुंच के बूढ़ा हो जाएगा, मतलब चीन विकसित अवस्था में पहुंचने के साथ ही बूढ़ा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि चीन की जो आबादी है वहां पर युवा आबादी कम है, ये युवा आबादी कहाँ ज्यादा है, भारत में ज्यादा है। तो चीन एक समय ऐसा आने वाला है कि चीन की जो युवा आबादी थी आज तक, जिसके पास कौशल है, जिसके पास ऐसा स्किल है जिसके माध्यम से चीन अभी आगे चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो आबादी बूढ़ी हो जाएगी। चीन की लगभग 60% आबादी 1950 तक डिपेंड हो जाएगी दूसरे लोगों पे। तो ऐसे में भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसकी आबादी बहुत अधिक युवा है। आबादी को अगर स्किल किया जाता है, युवा आबादी में अगर उस टाइप की जो स्किल शक्ति है उसको डेवलप किया जाएगा, तो आने वाले समय में भारत चीन से आगे निकल सकता है। लेकिन चीन अभी भी शोध और विकास पर अधिक खर्च करता है। इसलिए इसलिए भारत को अपने युवाओं के कौशल और विकास पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। मतलब कहने का, चीन की आबादी अभी युवा कम है, भारत के पास युवा आबादी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि चीन अभी भी शोध और विकास पर अधिक खर्च करता है। इसलिए भारत को भी जो विकास है, जो कौशल युक्त शिक्षा होती है उस पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है, अगर हम आने वाले समय में जो 20 ट्रिलियन डॉलर की जो ग्रोथ है उसको पाना चाह रहे हैं 1947 तक, अगर हम विकसित होना चाह रहे हैं, अगर हम चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, तो हमें इन चीजों पर कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा देखोगे कि यह एक साइबर युग है, प्रौद्योगिकी श्रम से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है ये टाइम ही ऐसा आ गया है कि प्रौद्योगिकी जो है वो श्रम से अधिक महत्वपूर्ण है, और चीन प्रौद्योगिकी में बेहतर है, जबकि भारत जो है वह श्रम अधिक है। भारत में क्या है, श्रम अधिक है, चीन प्रौद्योगिकी में बेहतर है। चीन बेहतर आज किस लिए है, क्योंकि वो युवा है। युवा पर जो चीन की गवर्नमेंट है वो अधिक किस पे खर्च करती है, युवा के विकास पे, शोध के लिए, विकास पे खर्च करती है। लेकिन भारत इतना खर्च नहीं कर पाता है, भारत को उसी क्रम में आगे बढ़ना है। दूसरा आप देखोगे कि ये युग जो है वो साइबर का युग है,
ठीक है, श्रम महत्वपूर्ण नहीं रह गया, प्रौद्योगिकी मेन बन गया है। चीन आज प्रौद्योगिकी पर अधिक डिपेंड है, प्रौद्योगिकी वहां पर अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। हमको श्रम को कम करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी के महत्व को बढ़ाना पड़ेगा, कुल मिला के अपने यहाँ स्किल लेबर को तैयार करने पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो युवा है वो चीन की अपेक्षा में कम स्किल है। अभी चीन में युवा कम होता जा रहा है, भारत में युवाओं की आबादी बढ़ती जा रही है। अभी जो युवा है अगर स्किल युवा बनता है तो आने वाले समय में जो चीन की स्थिति होगी उसको पीछे छोड़ेगा, सीधी सी बात है। आप देखो चीन चीन ने 2078 में तो भारत ने दो चीन ने 1978 में तो भारत ने 1991 में अपने यहाँ आर्थिक सुधार शुरू किए और दोनों ने अलग अलग रास्ते पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया। चीन ने 1978 में, हमने कब किए, 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किए, दोनों अलग अलग रास्ते पर अपनाए। कैसे? चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन और विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारत ने किस पे, सर्विस सेक्टर पर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसलिए चीन को लंबे समय तक दुनिया का कारखाना कहा जाता है, वहीं भारत को दुनिया का बैंक ऑफिस कहा जाता है। भारत को दुनिया का कहा जाता है, बैंक ऑफिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो ध्यान दिया है वो किस पे, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा दिया है, सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। चीन ने किस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया है। आज देख लो आप, भारत के जितने भी मार्केट हैं वो चीनी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, क्योंकि हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बट हमको भी उस तरफ अब ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम ऐसा चाहते हैं तो। भारत के आर्थिक विकास की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? भारत के आर्थिक विकास की जो मुख्य चुनौतियां हैं उसमें आप देखेंगे निर्यात आधारित विकास जो है वह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैजल अहमद का कहना है कि भारत के लिए अगले 20 वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ना संभव नहीं लगता। ऐसा क्यों बोला है? तो ऐसा इसलिए बोला गया है कि वह कहते हैं कि भारत अगले 10 वर्षों में खुद को निर्यात आधारित विकास के रास्ते पर ला सकता है, जैसा कि चीन कई दशकों से करता है। भारत के लिए यही समय की मांग है। मतलब भारत जो निर्यात व्यापार है उसको बढ़ावा दे, क्योंकि एफडीआई आपको यहाँ पर दे रखा होगा। एफडीआई की दर जो है 2019 से 2021 के बीच भारत में विदेशी निवेश की हिस्सेदारी कितनी थी? 3.4% से घट के कितनी हो गई? अभी 2021 में 2.8 हो गई। थी कितनी? 2019 में ये थी, 2021 में हो गई है, मतलब गिर गई है। वहीं चीन में आप देखोगे एफडीआई 2019 में 14.5 से बढ़कर अभी 2021 में कितनी हो गई है? 20.3 हो गई है, 20.3 हो गई है। तो इसीलिए जो फैजल अहमद हैं उनका कहना है कि चीनी अर्थव्यवस्था को भारत पीछे नहीं छोड़ पाएगा। अगर वह कुछ करना चाहता है तो 10 वर्षों में निर्यात आधारित विकास के रास्ते को चुने। उसके लिए विकास की यही मांग है, समय की मांग भी यही है कि जो एफडीआई है उसमें ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है, जिसमें कि भारत बहुत पीछे है। वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उदार एफडीआई नीति और उदार विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मतलब हमको कुल मिला के जो विदेशी नीति है, जो विदेशी निवेश की नीति है, उसमें अपने आप को सुधार करने की ज़रूरत है, जिसमें कि चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचे का निर्माण है उसमें तेजी लानी पड़ेगी। भारत में सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे के विकास में कमी, चाहे वह निर्यात से संबंधित हो, चाहे वह निर्यात से संबंधित बुनियादी ढांचा हो, चुनौतियां बनी हुई हैं। मतलब जो बुनियादी ढांचा का निर्माण है उसमें भी हमको तेजी लानी पड़ेगी। इस मामले में हमारे सामने चुनौतियां बनी हुई हैं, चाहे वो निर्यात से संबंधित जो निर्माण का ढांचा हो, इन सब क्षेत्रों में हमारे देश में समस्याएं बनी हुई है। अब सुधार की जरूरत कहाँ है, सुधार की क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत है, तो इसको समझिए। तो पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का जो भारत को एक एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखते हैं, मानना है कि भारत अपनी आर्थिक सैनिक क्षमता को तभी पूरा कर पाएगा जब वह उच्च विकास दर प्राप्त कर ले, जब वह उच्च विकास दर प्राप्त करेगा। यह तब संभव होगा जब भारत में विदेशी निवेश बढ़े।
विदेशी निवेश बढ़े और तेजी से आर्थिक विकास होते रहें। मतलब पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का जो भी भारत को एक स्वाभाविक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखते हैं, मानना है कि भारत अपनी आर्थिक और सैनिक क्षमता को तभी पूरा कर पाएगा जब वो उच्च विकास दर को प्राप्त करेगा। यह तभी संभव होगा जब हम लोग विदेशी निवेश को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में एक और जहां शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 57% है, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे की 50% आबादी के पास मात्र 13%। ये जो असमानता है इसको लेवल में आना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो एक बड़ी आबादी कितने प्रतिशत की यहाँ पे दिखाई गई है, मात्र 10% आबादी के पास जो कुल पूंजी है उसका 57% लिए बैठा है, जबकि नीचे के 50% के पास मात्र 13% है। तो इसको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, जो ये असमानता है इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी हम विकास के उस मार्ग में पहुंच सकते हैं। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने के रूप में भारत की मदद की है। तो ये तो अमेरिका सदैव से उसकी नीतियां ही ऐसी रही हैं, उसके द्वारा ये किया जाता रहा है। भले ही भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसकी आर्थिक नीतियां अमेरिका, यूरोप और जापानी अधिकारियों और निवेशकों को निराश करती रही हैं। ये बात हमने कई बार देखी है कि जो दुनिया की अन्य कंपनियां हैं, जैसे यूरोप हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इनके अधिकारियों और निवेशकों को कहीं न कहीं निराश करते रहे हैं। तो अब कहने का आशय ये है कि हम उस अवस्था में, जिसको आप डेवलप कंट्री कहते हो, उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमको इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। हमको चीन को पीछे छोड़ने के लिए इन सुधारों की आवश्यकता है, तभी हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम इन सुधारों को अपनाते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।